ये जो राष्ट्रीय आय है ना, किसी भी देश के विकास और वृद्धि के बारे में बताता है, खासकर जीडीपी। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय का ही एक अंग है, उसी की एक अवधारणा है। अब बात ये करेंगे, जैसे भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के मामले में। अब ये जीडीपी क्या होता है? जीडीपी किसी भी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग है, जो उस देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो योग जो है, मतलब यहाँ पर जोड़ा जाता है। तो ये योग कैसे किया जाता है, इनमें किस प्रकार अंतिम वस्तु और सेवाओं को शामिल किया जाता है, मतलब हमें राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाता है, इसके बारे में भी समझना होगा। और इसके बारे में भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, राष्ट्रीय आय मापन की विधियां, मापन की विधियों के विभिन्न फार्मूलेज और उसका न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी आपको पता होना चाहिए, जो कि एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोवाइड करूंगा। तो जब हम राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक देश में विभिन्न प्रकार के उत्पादों, आयों का योग। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय डिपेंड करता है आय के चक्रीय प्रभाव पर। किसी भी देश में उत्पादों के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया की जाती है, जहां पर परिवारों के द्वारा उनको साधन सेवाएं मिलती हैं। साधन सेवाओं के बदले में भुगतान करते तो परिवारों को आय की प्राप्त होती है। तो या तो हम अंतिम वस्तु और सेवाओं के उत्पादों का योग कर देंगे, या फिर हम आयों का योग करेंगे, या फिर जो परिवार है अपनी जरूरतों के ऊपर जो व्यय करते हैं, या फिर व्ययों का योग करेंगे। चाहे कोई भी दशा हो अर्थव्यवस्था में, चाहे उत्पादन हो, चाहे यहाँ पर उत्पादन का योग, आय का योग और व्यय का योग, तीनों ही आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो इस प्रकार से अगर राष्ट्रीय मापन की विधियों की बात करेंगे, तो टोटली 5 प्रकार की विधियां हैं, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 विधियां हैं। उत्पादन विधि, जिसको मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। व्यय विधि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इनकम मेथड। आय विधि इनकम मेथड, व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड, ये हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। उत्पादन आय सम्मिश्रण विधि, ये दोनों का मिश्र रूप होता है। सामाजिक लेखांकन विधि। मेन ये 3 विधियां हैं जहां पर हम विभिन्न प्रकार के मदों को समझते हैं। ये जो है एक सहायक विधि है, जो ऊपर की 3 विधियों के आधार पर इनका विकास किया गया। तो हम इन 5 विधियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। सबसे पहली विधि है उत्पादन वृद्धि और मूल्य वृद्धि। ध्यान में रखिएगा, उत्पादन और मूल्य वृद्धि दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग है। तो उत्पादन और मूल्य वृद्धि का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि उत्पाद विधि के अंतर्गत क्या होता है, दोनों अलग अलग क्यों हैं। जब हम उत्पादन विधि की बात करेंगे, तो इसके अंतर्गत सभी प्रकार के अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का योग किया जाता है। मतलब साफ है कि यहाँ पर अंतिम वस्तु के बारे में समझना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि अंतिम वस्तु को किस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर चीनी की बात करते हैं, चीनी अगर घर में प्रयोग करेंगे तो वो अंतिम वस्तु है। वही चीनी अगर दुकान में प्रयोग होता है, मिठाई की दुकान में, तो वो मध्यवर्ती वस्तु है। तो समस्या ये है, हम किस प्रकार से समझेंगे कि अंतिम वस्तु है या नहीं है। तो इस बात में बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसलिए उत्पादन विधि संशोधित किया गया और उसकी जगह प्रयोग किया जाता है मूल्य वृद्धि विधि। इस विधि के अंतर्गत जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर होते हैं, उत्पादन के प्रत्येक स्तर में कितना मूल्य का सृजन हुआ, कितनी मूल्य में वृद्धि होती है, मूल्य में वृद्धि का योग किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक उत्पादन में जो भी उत्पादन होता है उसका उत्पादन मूल्य, और उत्पादन मूल्य में से उसकी जो लागत होती है, यानी कि मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य, मध्यवर्ती मूल्य को घटा दिया जाता है। इससे मूल्य वृद्धि प्राप्त हो जाती है। तो हर एक उत्पादन की प्रक्रिया में मूल्य वृद्धि निकाला जाता है, उसको योग किया जाता है, तब जाके राष्ट्रीय की गणना होती है। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना होती है। तो इस विधि को उत्पादन विधि, शुद्ध उत्पादन विधि के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत 1 वर्ष की अवधि में उत्पादन किए गए वस्तु और सेवाओं के शुद्ध मूल्य को, शुद्ध मूल्य देखिए यहाँ पर, शुद्ध का मतलब होता है जिसमें मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है, और उनका योग करके कुल उत्पादन का मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर कुजनेट्स ने कहा था कि वस्तु और सेवा पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है, जिसके अंदर सभी प्रकार के वस्तु और सेवाओं के प्रभाव को शामिल किया जाता है। बेसिकली
इस विधि को मूल्य वृद्धि विधि कहा जाता है, जैसे कि मैं अभी समझाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के कुल मूल्य को शामिल ना करके उसके शुद्ध मूल्य को शामिल किया जाता है, जिसके लिए किसी वस्तु के उत्पादन के लिए जो भी उत्पादन की लागत है उसको घटा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे जैसे यहाँ पर देखेंगे, एक खेती है, कृषक गेहूं का उत्पादन कर रहा है और उसका मध्यवर्ती उपभोग मूल्य हम ये समझते हैं शून्य होता है, लेकिन ये मान के जाता है ये प्रकृति प्रदत्त उत्पादन है। उसको खर्च होता है 2000 रुपए का उत्पादन है और उसको 2000 रुपए की प्राप्ति हो जाती है। अब आटा चक्की वाले ने गेहूं खरीद लिया, उसको आटे में कन्वर्ट किया, कितने रुपए दिया उसने? 2000 रुपए दिया। किसको दिया उसने? किसान को। और उसको उसने 2500 रुपए में बाजार में बेच दिया, उसने 500 रुपए कमा लिया, यानी कि 500 रुपए की वैल्यू जनरेट कर लिया। आटे को खरीदा ब्रेड बनाने वाले ने और उससे ब्रेड बनाया, उसके लिए उसने 25 रुपए खर्च किए और उसको बाजार में 3000 रुपए में बेच दिया और उसने 500 रुपए कमा लिए, यानी कि उत्पादन कर लिए। ब्रेड को खरीदा दुकानदार ने, उसको 3000 रुपए में बेचा और 3000 रुपए उसने पेमेंट कर दिया ब्रेड बनाने वाले को, 32 रुपए में बाजार में बेचा, 200 रुपए उसने उपार्जित कर लिए। इस प्रकार से हम बात करें कि सब लोगों ने टोटल 10,700 रुपए का मूल्य जनरेट किया, लेकिन वास्तव में जो मूल्य जनरेट हुआ 2000 रुपए किसान ने कमाए, 500 रुपए जो है आटे वाले ने कमाए, 500 रुपए जो है ब्रेड वाले ने और 200 रुपए दुकानदार में। इसका मतलब एक अर्थव्यवस्था में कुल मूल्य वृद्धि जो है, कुल मूल्य वृद्धि जो है 3200 रुपए शामिल हुआ है। अब ये जो है अगर इसको शामिल करते हैं तो यहां पर आ जाएगा दोहरी गणना। क्या है? दोहरी गणना, क्योंकि इस 2500 में 2000 शामिल है, इस 3000 में ये 2500 शामिल है, 3200 में 3000 में, तो अगर हम 10,700 को लेते हैं तो ये 2000 रुपए जो 1 2 3 बार शामिल हो जा रहा है। तो यहाँ पर चीजों का मूल्य एक से ज्यादा बार, इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी स्तर में जितना भी उत्पादन होता है उसकी जो लागत है उस लागत को घटा दिया जाएगा। जैसे उसने उत्पादन किया 0, लागत मानते हैं 2000, लागत मानते हैं 0, तो 2000 रुपए का उत्पादन किया। इसका उत्पादन मूल्य है 2500, लेकिन उसकी लागत जो है 2000 से 500 रुपए का उत्पादन किया। इस प्रकार से यहाँ पर मध्यवर्ती मूल्य की गणना करके हम राष्ट्रीय की गणना करते हैं। इससे क्या होता है ना, इससे जो दोहरी गणना की समस्या है, भ्रमपूर्ण जाल होता है, उससे बचा जा सकता है। अब दोहरी गणना का मतलब होता है किसी वस्तु के मूल्य को उत्पादन प्रक्रिया में राष्ट्रीय आय की गणना में एक से ज्यादा बार शामिल कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था। और इस दोहरी गणना से बचने के लिए ही मूल्य वृद्धि का प्रयोग किया जाता है कि हर एक स्तर में मूल्य वृद्धि और मूल्य वृद्धि का योग करके ही हम अंतिम मूल्य वृद्धि की और जो है कुल उत्पाद मूल्य की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना करने जाएंगे तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, शुद्ध मूल्य वृद्धि का माप कैसे किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत शुद्ध मूल्य वृद्धि गणना करने के लिए सबसे पहले उत्पादन का मूल्य ज्ञात किया जाता है। और यहाँ पर उत्पादन का मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री मूल्य क्या है, बिक्री करने के बाद कितना स्टॉक बचा हुआ है, स्टॉक में परिवर्तन प्लस यहाँ पर कुछ अपना स्व उपभोग मूल्य खुद ब प्रयोग करते हैं, तो इन सब का योग करते हैं और योग करके हमें उत्पादन का मूल्य प्राप्त होता है। जैसे ही उत्पादन मूल्य आ जाता है फिर हम मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य निकालते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं घटाते हैं, और इससे हमें प्राप्त होता है क्या चीज, इससे हमें प्राप्त होता है मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि इसको बोलेंगे हम वैल्यू एडेड। कैसे? इसके लिए जो भी उत्पाद मूल्य है, उत्पाद मूल्य, उसमें से मध्यवर्ती वस्तु यानी कि जो लागत है उसको घटा देंगे, मध्यवर्ती मूल्य को घटा देंगे, तो यहां पर मूल्य वृद्धि आ गया। ठीक है, जैसे ही मूल्य वृद्धि आ जाता है हम मूल्य वृद्धि का योग कर लेंगे तो इससे आ जाएगा कुल मूल्य वृद्धि। कुल मूल्य वृद्धि, और कुल मूल्य वृद्धि प्राप्त करने के लिए उत्पादन के हर एक स्टेज में, उत्पादन के 3 स्टेज होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन, द्वितीयक क्षेत्र का उत्पादन और तृतीयक, तीनों ही क्षेत्र के मूल्य वृद्धि को आपस में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर, इससे हमें क्या हो जाएगा, कुल मूल्य वृद्धि आ जाएगा। और कुल मूल्य वृद्धि को हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और यही आगे जाके हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जीडीपी एमपी, देश का सकल घरेलू उत्पाद हो गया ये।
ठीक है। दैनिक ना जब भी उत्पाद मूल्य की गणना करेंगे इसमें स्थिर संपत्तियों के स्वयं के उत्पादन का मूल्य शामिल किया जाएगा, स्वयं के उपभोग के लिए जो उत्पादन होता है वो भी शामिल किया जाएगा, स्वयं के घर का जो किराया होता है उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा, किसमें स्व उपभोग मूल्य के अंतर्गत, क्योंकि उत्पादन का वो हिस्सा है। ये पूरा अगर हो जाता है फिर इसके बाद जो आते हैं कुल मूल्य वृद्धि के बाद हम शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शुद्ध मूल्य वृद्धि। ठीक है, यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे शुद्ध मूल्य वृद्धि, शुद्ध मूल्य वृद्धि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। और शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालने के लिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं? घरेलू आय बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसी को? घरेलू आय। और घरेलू आय निकालने के लिए हम क्या करते हैं? घरेलू आय यानी कि एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी हमारे पास जो भी कुल मूल्य वृद्धि है जीवीएएमपी हमने जो निकाला यहाँ पर, ये इसमें से घटा देंगे मूल्यह्रास को यानी कि डेप्रिसिएशन के मूल्य को, और घटा देंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे। जैसे ही हो जाता है अंतिम रूप में हम निकालेंगे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय मतलब एनएनपीएफसी। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जो हमने एनबीएफसी निकाला है दैट इज एनवीएएफसी शुद्ध मूल्य वृद्धि एफसी, इसमें हम ऐड कर देंगे एनएफआई। एनएफआई का मतलब जानते हैं? एनएफआई का मतलब होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से शुद्ध साधन आय। ठीक है, हम ऐड कर देंगे तो हमें राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होगी। ये पहला मेथड है उत्पादन विधि। उत्पादन का मूल्य ज्ञात किया जाता है, उसमें से मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य को घटा दिया जाता है, उसके कुल मूल्य वृद्धि ज्ञात किया जाता है, कुल मूल्य वृद्धि से शुद्ध मूल्य वृद्धि ज्ञात किया जाता है, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन बनाना है, और लास्ट में जाके राष्ट्रीय आय। ये स्टेप है, स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हैं और राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती है। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक उदाहरण देकर हम मूल्य वृद्धि रीति से आय की गणना करेंगे। 2024 का आय दे रखा है, गेहूं का उत्पादन होता है 500 कुंटल और बाजार मूल्य 400 प्रति कुंटल, चावल का है 700 कुंटल 600 प्रति कुंटल, शक्कर का उत्पादन हुआ 400 कुंटल 800 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से, ये दाल का है। ठीक है, और इन सभी के उपभोग के लिए टोटल 2,10,000 रुपए खर्चा हुआ। ये कच्चे माल का मूल्य है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि एनआईटी दिया हुआ है 10,000, सरकार का अनुदान दे रखा है सब्सिडी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे रखा है तो सब्सिडी का कोई मतलब नहीं हुआ, शुद्ध विदेशी साधन आय दे रखा है 5,000। ठीक है, तो यहाँ पर दो स्टेप में कर सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी जितने भी उत्पादित वस्तुओं का मूल्य है कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 400, तो 5 चुको 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया हमारे पास 2 लाख पहला। फिर हो गया 7 6 42, 4,20,000, 4 8 32, 3,20,000, और ये हो गया 3 9 27, 2,70,000, और इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, उसमें से मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य कितना है? 2,10,000 घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है कितना? 10 लाख। ये हो गया जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी से अब हमें क्या निकालना है आगे? इसके आगे निकालो जीडीपी एफसी निकाल लिया, उसके लिए अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया और अनुदान को जोड़ दिया। फिलहाल यहाँ पर ध्यान में रखिएगा ये जो है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं, खाली अप्रत्यक्ष कर है, गलत दे रखा है। ठीक है, तो 10,000 रुपए का अप्रत्यक्ष कर है, अनुदान को जोड़ देंगे तो 9,95,000। और लास्ट स्टेप मैंने कहा था क्या कहते हैं शुद्ध, यहाँ पर कहीं पर भी क्या नहीं दे रखा है? मूल्यह्रास नहीं है, क्योंकि केवल मूल्यह्रास इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो चीज है ना प्रकृति प्रदत्त, उसमें मूल्यह्रास नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास 10 लाख रुपए का टोटल जो है राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती है। तो स्टेप टू स्टेप हम इस तरह से कर सकते हैं। ये अब बात करेंगे दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड है कि आय विधि। आय विधि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की पढ़ने के हिसाब से सबसे सरल विधि के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत एक राष्ट्र के अंतर्गत सभी नागरिकों के द्वारा अर्जित साधन आयों का योग किया जाता है। क्या किया जाए यहाँ पर? सभी प्रकार के साधन आयों का योग किया जाएगा। यहाँ पर जब साधन आय का योग किया जाएगा तो यहां से कैलकुलेट होकर आएगा एनडीपीएफसी। तो हमें समझना पड़ेगा साधन आय क्या क्या होता है। साधन आय मतलब जितने भी कर्मचारी कार्यरत होते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, चाहे वो किसी भी जगह कार्य कर रहे हो, बदले में उसको जो कुछ भी प्राप्त होता है।
भूमि के लिए लगान प्राप्त होता है, इसको हम लगान बोल सकते हैं या फिर इसको हम किराया भी बोल सकते हैं। पूंजी के बदले में ब्याज की प्राप्ति होती है, उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है, और जो स्वरोजगार होते हैं ना उसकी आय को मिश्रित आय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जितने भी साधन आए सभी को योग कर देंगे तो बनेगा घरेलू साधन आय या घरेलू आय, इसको एनडीपीएफसी कहते हैं। मतलब सभी प्रकार के आयों को जोड़ेंगे, चाहे कर्मचारियों का पारिश्रमिक हो, लाभ हो, ब्याज हो, किराया हो, मिश्रित आय, सबको जोड़ देंगे तो मिलेगा घरेलू साधन आय यानी कि घरेलू आय। ठीक है, एनडीपीएफसी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। और इसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए घरेलू आय में, क्योंकि ये एनडीपीएफसी है, एनडीपीएफसी में केवल एनएफआईयू को जोड़ दिया जाएगा यानी कि विदेशों से प्राप्त साधन आय, और इससे हमें राष्ट्रीय आय मतलब एनएनपीएफसी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी बात है, यहाँ पर जो लाभ, ब्याज और किराया है, इन तीनों का टोटल हमारा जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रचलन अधिशेष। प्रचलन अधिशेष के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बेसिकली किसी भी व्यवसाय के स्वामी को प्राप्त होता है अपने विभिन्न व्यावसायिक कार्यों के बदले में। पूंजी वो खुद लगाता है, ठीक है ना, जमीन उसका खुद का होता है, लाभ की प्राप्ति वो खुद करता है, इसलिए इसको ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से जानते हैं। इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यम से आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर सभी प्रकार की आयों का योग करेंगे तो आएगा हमारे पास शुद्ध घरेलू उत्पाद। बस लास्ट में इसमें हम क्या करेंगे, विदेशों से प्रस्तुत साधन आय को जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, मजदूरी और वेतन दे रखा है, ब्याज दे रखा है, कर्मचारियों की अन्य सुविधाएं प्राप्त करेंगे, लगान है, अवितरित लाभ, शुद्ध विदेशों साधन आय दे रखा है, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास लाभ ना दे रखा है तो लाभ के तीन घटक है, एक है अवितरित लाभ, रिटेन अर्निंग, एक होता है लाभांश और दूसरा होता है निगम कर। निगम कर ये बोल सकते हैं या फिर प्रत्यक्ष कर कह सकते हैं, इनको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास अवितरित लाभ दे रखा है, प्रत्यक्ष कर दे रखा है, ठीक है, और कुछ है क्या यहाँ पर, अवितरित लाभ है, लाभांश देखिए यहाँ पर फिलहाल नहीं दे रखा है। कभी भी हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाएगा इसमें, क्योंकि ये आय का है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को भी शामिल नहीं करेंगे, बाकी सभी चीजों को शामिल ऐड कर देंगे और ऐड करके हमें यहाँ पर राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका फार्मूला है, फार्मूले को याद रखेंगे, मैंने डिटेल नोट करके रखा है ताकि आपको समझ दिक्कत ना हो। अब राष्ट्रीय आय की गणना करते समय आय विधि में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती, कुछ चीजों को जोड़ा जाता है, कुछ को नहीं। जैसे हस्तांतरण भुगतान से प्राप्त आय, उसको इस विधि में शामिल नहीं करेंगे। हस्तांतरण भुगतान मतलब पेंशन होता है, दान होता है, इन सब चीजों को, बेरोजगारी भत्ता हो गया, वृद्धावस्था पेंशन हो गया आदि शामिल नहीं करते हैं। स्व उपभोग के लिए उत्पादन किया जाता है, इसके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि खुद उत्पादन कर रहे हो, नहीं करते तो खरीदना पड़ता। गैर कानूनी आय से प्राप्त, गैर कानूनी तरीकों से प्राप्त आय को शामिल नहीं करेंगे। आकस्मिक रूप से प्राप्त होने वाले यानी कि विंडफॉल गेन्स, लॉटरी वगैरह से, उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। जिन करों का भुगतान चालू वर्ष में नहीं किया जाता उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया, क्योंकि इसमें चालू करों के, चालू करंट ईयर के ही मदों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में निगम कर को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लाभ नहीं शामिल होता है। अगर निगम अलग है, लाभ नहीं दे रखे तो शामिल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। पुरानी वस्तुओं के किराए विक्रय को यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे, लेकिन पुराने वस्तुओं के किराए विक्रय से जो कमीशन जनरेट होता है उसको शामिल करते हैं। अब बात करेंगे व्यय विधि की, एक्सपेंडिचर मेथड। इस एक्सपेंडिचर मेथड के अंतर्गत एक विशेष वर्ष में एक देश के नागरिक अपनी अंतिम वस्तु और सेवाओं के लिए जितने भी पैसा खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, उनका योग किया जाता है, क्योंकि सबकी अपनी जरूरतें हैं, चाहे वो परिवार क्षेत्र हो, चाहे उत्पादक हो, चाहे सरकार हो, चाहे विदेशी क्षेत्र हो। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने विभिन्न कार्य को पूरा करने के लिए सबको व्यय करना पड़ता है। उत्पादन हुआ, उत्पादन से आय हुआ, आय को क्या करेंगे, व्यय ही करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के व्यय, उन व्ययों का योग किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कुल व्यय। क्या बोलते हैं उसको, कुल व्यय। तो इसका मतलब होता है हम यहाँ पर व्यय विधि के अंदर कुल व्यय निकालेंगे, और यहाँ पर कुल व्यय होता है उपभोग व्यय और निवेश व्यय। हालांकि
इसको हम अगर खुले बाजार में लेके जाएंगे ये बड़ा हो जाता है और हमें 4 प्रकार के बेसिकली व्यय होता है एक अर्थव्यवस्था में। एक, निजी अंतिम उपभोग व्यय, मतलब परिवार के द्वारा अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाने वाला खर्च। रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिकल, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, सभी चीजों पर कुछ ना कुछ खर्च किया जाता है, तो उनका जो खर्च होता है वो होता है कंजप्शंस। सरकार के द्वारा देश के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के व्यय किया जाता है, यानी कि सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। फिर उत्पादन क्षेत्र में वस्तु और सेवाओं की उत्पादन करने के लिए जो निवेश किया जाता है वो भी एक प्रकार का व्यय है। मशीन खरीदना है, कच्चा माल खरीदना है, ठीक है, प्लांट लगाने हैं, मजदूरी देनी है, ये सब व्यय किया जाता है उत्पादकों के द्वारा, जिसको हम आय के नाम से जानते हैं, जिसमें स्थिर संपत्तियों पर व्यय किया शामिल और स्टॉक में किया गया व्यय भी शामिल होता है। और इन दोनों का टोटल होता है सकल घरेलू पूंजी निर्माण, और शेष बिस्वी के साथ जो भी आयात निर्यात किया जाता है उसके अंतर को शुद्ध निर्यात कहते हैं। तो ये चारों प्रकार को हम जोड़ते हैं तो कुल व्यय आता है कि जीडीपी एमपी आता है। निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात, चारों प्रकार के मदों को जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होता है? राष्ट्रीय आय की प्राप्ति से पहले जीएनपी एमपी आ जाता है। जैसे ही आ जाता है हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, राष्ट्रीय गणना करेंगे, राष्ट्रीय आय। तो यहां पर राष्ट्रीय आय यानी कि एनएनपीएफसी निकालने के लिए जो भी हमने कुल व्यय निकाला है यानी कि जीडीपी एमपी है, उसमें से सबसे पहले मूल्य ह्रास को घटा देंगे, फिर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और उसमें जोड़ देंगे विदेशों से प्राप्त संसाधन आय यानी कि एनएफआईए, और राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाती है। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। 2 स्टेप, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। इसके बाद इसी चीज को समझेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल से हमारे पास दे रखा है। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ गया, सभी प्रकार के व्ययों को जोड़ देंगे, फिर हमारे पास साधन लागत कुल राष्ट्रीय उत्पाद आ गया जीएनपीएफसी, और लास्ट में हम राष्ट्रीय आय की ज्ञात कर लेंगे। ये पूरा स्टेप टू स्टेप मैंने बताया, उधर भी बताया, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल का समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, जहाँ पर दे रखा है निजी उपभोग व्यय सी, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जी, ठीक है, कुल पूंजी निर्माण आई दे रखा है, निर्यात और आयात दे रखा है एक्स माइनस एम, ठीक है, इसको ई माइनस आई भी बोला जाता है, स्टॉक में वृद्धि, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और मूल्यह्रास व्यय दे रखा है। अगर हमारे पास कुल पूंजी निर्माण दे रखा है तो हमें स्टॉक में वृद्धि को शामिल करने की जरूरत नहीं है, अगर स्थिर लिखा होता तो शामिल करते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछा गया है निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर व्यय गणना विधि से निम्नलिखित गैर कीजिए। सबसे पहले हम निकालेंगे बाजार कीमत पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एमपी, लेकिन जीएनपी एमपी निकालने से पहले हम निकालेंगे दूसरा स्टेप, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। हम पहले स्टेप में जीएनपी एमपी निकालना है, और जीएनपी एमपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विदेशों से प्राप्त संसाधन आय को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर विदेशों से संसाधन आय तो दिया हुआ नहीं, इसका मतलब जीएनपी और जीडीपी एमपी सब बराबर होगा। हम क्या करेंगे, इसके निकालने के लिए सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, सभी प्रकार की मदों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर सी हो जाएगा 450, जी हो गया हमारे पास 150, कुल पूंजी निर्माण हो गया 200, और निर्यात माइनस आयात यानी कि ये हो गया 40 माइनस 50, ठीक है। अब क्योंकि एन है तो विदेशों से प्राप्त संसाधन आय शामिल होना चाहिए, और विदेशों से प्राप्त संसाधन आय कहीं है नहीं, दिया हुआ नहीं है तो छोड़ देंगे, जो नहीं है वो नहीं है। तो ये हो गया 450, 550, 600, 700, 800, तो 800 में से माइनस कर देंगे 10, तो ये हो गया हमारे पास रुपए 790 करोड़, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हमें निकालना है जीडीपी एमपी, क्योंकि यहाँ पर विदेशी आय नहीं दे रखा है, तो जीडीपी एमपी और जीएनपी एमपी दोनों ही आपस में यहाँ पर क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनएफआईए दिया नहीं है, ठीक है, हमने लिख दिया है। तीसरा हमसे पूछा गया है बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, और एनडीपी एमपी निकालने के लिए हमें यूज करना है जीडीपी एमपी का, और जीडीपी एमपी से केवल घटा देंगे हम क्या चीज, मूल्य ह्रास को, ठीक है। तो ये जी से एन बन जाएगा। जीडीपी एमपी आ गया हमारे पास 790, और मूल्य ह्रास का मूल्य दे रखा है हमारे पास 35,
तो कैलकुलेट करोगे 5, 8 में से 3 गया 5, इधर बचेगा तुम्हारे पास 755 करोड़। दूसरा और लास्ट हमारे पास पूछा गया है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNPFC आएगा यहाँ पर, NNPFC, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब NNPFC उसके लिए हमारे पास GNP MP गिवन है। GNP MP में हम क्या करेंगे, मूल्यह्रास को घटा देंगे तो G से वो N बन जाएगा और घटा देंगे NIT को, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो GNP हमारे पास 790 ही है, मूल्यह्रास 35 हो गया और NIT हमारे पास दे रखा है 55। तो कैलकुलेट करेंगे 790 माइनस 8 और 1 9, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, 700 करोड़। तो ये हो गया हमारे पास व्यय विधि से कैलकुलेशन करने का पूरा तरीका। डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है कि ताकि आप डाउट पूछ सके। कोई भी डाउट मन में नहीं रखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। व्यय विधि से राष्ट्रीय गणना करने के लिए कौन कौन सी सावधानी है। सबसे पहले पुराने वस्तुओं पर की जो भी व्यय होता है शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि पुरानी वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है पहले एक बार एक ही वस्तु के मूल्य को बार बार शामिल नहीं करते हैं। शेयर और बॉन्ड पर व्यय नहीं किया जाता है क्योंकि ये सरकार पहले एक बार में पूंजी के रूप में कंपनी के द्वारा इन्वेस्ट किया जा सका, उसी को दोबारा क्रय विक्रय होता है तो ये भी सेकेंड हैंड में होता है, इसको शामिल नहीं करेंगे। हस्तांतरण भुगतानों पर व्यय नहीं करेंगे क्योंकि ये फैक्टर इनकम नहीं होता है, फैक्टर पेमेंट नहीं होता है। और मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है उसको भी शामिल नहीं किया जाएगा, ध्यान में रखना है आप चीजों को। स्व उपभोग के लिए जो व्यय किया जाता है उसको यहाँ पर शामिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो फॉर्मूला है वो है उत्पादन आय सम्मिश्रण विधि, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन इनकम मेथड। ये मेथड जो होता है ना, इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस विधि के अंतर्गत ये कहा जाता है कि जब आय की गणना करेंगे हमारे पास उत्पादन का मूल्य जो भी मध्य ज्ञात है और आय का मूल्य जो भी मध्य ज्ञात है, आय और उत्पाद की जो भी मध्य ज्ञात है उन सभी मदों को आपस में जोड़ करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। कभी कभार होता है आय विधि के सभी मध्य शामिल हमें प्राप्त नहीं हो पाता, या उत्पाद विधि के हमें कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है, तो हम दोनों का ही प्रयोग कर लेते हैं। हालांकि ये बड़ा डिफिकल्ट मेथड है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि किस आय का कौन सी मध्य शामिल करें और उत्पाद विधि में कौन से शामिल करें। लेकिन बाद में क्योंकि इसको कहा जाता है कि जहां पर आय के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध होते हैं वहां आय गणना विधि, और जहां पर उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध होते हैं वहां पर उत्पादन गणना विधि की अपनाई जाती है, और इन दोनों का समन्वय करके ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ अलग से नहीं है। उसके बाद फॉर्मूला है सामाजिक लेखांकन विधि, पांचवा मेथड। सामाजिक लेखांकन विधि का मतलब होता है यहाँ पर एक देश के अंतर्गत जो सामाजिक विकास व्यय होता है, सामाजिक वृद्धि होती है, उसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसके बारे में रिचर्ड स्टोन ने कहा था, सामाजिक लेखांकन के अंतर्गत राष्ट्र के उत्पादन और वितरण के समस्त आंकड़ों को व्यवस्थित कर, उत्पादन और वितरण, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, और इसके अंतर्गत उत्पादक क्षेत्र, उपभोक्ता क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, पूंजी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र, मतलब लगभग वही जो व्यय विधि के अंतर्गत है। उनकी व्यय विधि का एक एडवांस और मॉडिफाइड वर्जन है यहाँ पर। इसके लिए इन सभी क्षेत्रों के लिए अलग अलग खाते बनाए जाते हैं, जैसे उत्पादन खाता जिस पर उत्पादन के मूल, पूंजी खाता सभी प्रकार के कैपिटल, संचित खाता और चालू खाता बनाए जाते हैं, और इन सभी खातों का जो भी बैलेंस होता है उनका योग किया जाएगा। उस योग को ही सामाजिक लेखांकन विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करना कहा जाता है, ठीक है। हालांकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बस थ्योरेटिकल जानना जरूरी होता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय अथवा जीडीपी गणना करने पर प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्रमुख समस्याएं, कुछ वस्तु और सेवाओं के मुद्रा में मापा संभव नहीं होता, जैसे घरेलू सेवाएं। माता जी घर पे दिन भर काम कर रही है, काम तो कर रही है ना, लेकिन दिन भर घर पे काम करने के बावजूद उनको उसका पारिश्रमिक नहीं मिलता है, तो उसको गणना करना, दोहरी गणना की समस्या हो जाती है। मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु में हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, जैसे मैं भी कहा चीनियों को घर में प्रयोग करेंगे तो अंतिम वस्तु है, वही चीनी का दुकानदार प्रयोग करता है मिठाई बनाने के लिए तो मध्यवर्ती वस्तु है। अपूर्ण और अविश्वसनीय आंकड़े, कोई भी विधि प्रयोग करेंगे हमारे पास कंप्लीट आंकड़े नहीं होते हैं। आय विधि के अंदर लोग अपनी एग्जैक्ट आय नहीं बताते हैं। बहुत सारे लोग करोड़ों में कमाते हैं लेकिन लाखों में दिखाते हैं, लाखों में कमाने वाले जो हजारों में दिखाते हैं, तो एग्जैक्ट इनकम का पता नहीं चल पाता है।
गैर मौद्रिक क्षेत्र की समस्याएं होती है, जहां पर वस्तु विनिमय संबंध, जैसे गांव क्षेत्र में, गांव में आज भी बहुत सारे लोग जिनके पास कैश नहीं होता, वस्तुओं के साथ आदान प्रदान करते हैं और वहां पर इसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। कीमतों में परिवर्तन के कारण कठिनाई होती है, अक्सर मुद्रास्फीति की समस्या आ जाती है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, घट जाती है, तो एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल पाता है। मूल्यह्रास का सही अनुमान नहीं हो पाता, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता करेंगे कितना मूल्य घटा है। कुछ सार्वजनिक सेवाओं का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है, गैर कानूनी आय को शामिल नहीं किया जाता है। और गैर कानूनी आय, आजकल बहुत सारे लोग, गैर कानूनी का मतलब होता है जो बिना टैक्स दिए कमाते हैं, गैर कानूनी कहते हैं। और ऐसे इंडिया में लगभग लोग ऐसे होते हैं जो अपने इनकम को छुपाते हैं, एग्जैक्ट नहीं बताते, तो गैर कानूनी वो शामिल नहीं हो पाता है, क्योंकि बताते ही नहीं है, शामिल कहां से करेंगे। स्टॉक मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है, पूंजीगत लाभ या हानि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो बहुत सारी चीजें जो है राष्ट्रीय गणना में छूट जाती हैं, या कुछ चीजें होती हैं जो एक्स्ट्रा शामिल हो जाती है, ऐसे में राष्ट्रीय आय में एग्जैक्टली बहुत सारी समस्याएं हमारी उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रीय गणना के प्रमुख महत्व है। राष्ट्रीय गणना देश की आर्थिक प्रगति को बताता है। किसी भी देश का राष्ट्रीय जितना अधिक होता है, कहते हैं देश का विकास हो, क्योंकि राष्ट्रीय ये बताता है उत्पादकता बढ़ी है, लोगों की आय में वृद्धि हुई है, लोग व्यय कर रहे हैं, यही बताता है। आर्थिक नियोजन में महत्व होता है। आय के वितरण की समस्त जानकारी होती है कि मजदूरी, लगान, लाभ, किस क्षेत्र से कितना कितना आय की प्राप्ति हो रही है। विभिन्न देशों में आर्थिक तुलना होती है, हम समझ सकते हैं हम किस देश की कंपैरिजन में कहाँ खड़े हैं। आर्थिक नीतियों को तैयार करने में सहायता प्राप्त होती है। कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, ठीक है, उसके लिए एक्स्ट्रा हम नीति बना सकते हैं, किस प्रकार उसको आगे बढ़ाया जा सके। और शोध के कार्यों के लिए विभिन्न जो है प्रकार से ये काम आता है। तो ये कंप्लीटली हम राष्ट्रीय आय का गणना करने से एक देश की वास्तविक हम स्थिति के बारे में पता कर पाते हैं, मदों के बारे में पता कर पाते हैं, कौन कौन सी शामिल हो रही पता कर सकते हैं, एक्चुअली वास्तव में क्या समस्या है उनके बारे में भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियों के बारे में। कैसा लगा आपको फीडबैक में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ठीक है, आपके फीडबैक का, आपके प्यार का इंतजार रहेगा। बस आपको एक चीज करना, लाइक करके शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू एंड बाय।